जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं माफ़ी चाहता हूं कि काफ़ी समय से आप लोगों को प्लांट फिजियोलॉजी की क्लासेस नहीं मिली हैं। मेरे पास भी कुछ समस्याएं और मजबूरियां थी, पर कोई बात नहीं, अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जैसा कि मुझे जानकारी है कि आप लोगों को नीलेश सर ने पूरा प्लांट फिजियोलॉजी का नोट्स दे दिया है, तो मैं अब क्या करूँगा कि आप लोगों को कम समय लेकर के ज़्यादा चीज़ें बता दूँगा, ठीक है? क्योंकि आपके पास नोट्स तो वैसे भी मिल चुका है आपको, उसमें जो कमियां होगी तो वो मैं बता दूंगा, ठीक है? जैसे कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कम और समझाऊंगा ज़्यादा। तो चीज़ों को आपने क्या करना है, बहुत अच्छे से, बहुत ही सहूलियत तरीके से समझना है। और इसके बाद आपके पास नोट्स, तो जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ तो इनफैक्ट आपको याद तो आ ही जाएगा। आप नोट्स देखेंगे और मेरा वीडियो, तो इससे आपको पूरा पता चल जाएगा। तो आप लोग बढ़िया सा नोट्स बना सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों के पास समय जितना भी है, मुझे नहीं कोई आइडिया है, बट इतना याद रखिए कि आपका फिजियोलॉजी समय से पूरा हो जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस के विषय में हमें पढ़ना था। लास्ट पॉइंट मेरा ये था भाई कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन की क्रियाविधि में मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या होता है कि ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस की क्रिया से या ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन से क्या करता है, गुजरता है, ठीक है? तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में जब ग्लूकोज आता है, तो मैंने आपको बताया था, अभी मोटा मोटा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो ये जो आपका क्या नाम है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज जब ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में आता है, तो मैंने बताया था कि पायरूबिक अम्ल के, किसके, पायरूबिक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है, ठीक है भाई? CH3COCOOH, ये पायरूबिक अम्ल है, प्लस यहाँ पे भी यही सेम चीज है, पायरूबिक अम्ल है। क्लियर है? तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में ग्लूकोज 10 स्टेप से गुजरते हुए पायरूबिक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इसका क्या नाम मैंने बताया अभी आपको, पायरूबिक अम्ल। पायरूबिक अम्ल याद रहेगा। तो ये सारी चीजें हमने बात की थी कि भाई जब ग्लूकोज पायरूबिक अम्ल के 2 अणुओं में टूटता है, तो यदि पायरूबिक अम्ल को ऑक्सीजन मिल जाती है तो ऑक्सीश्वसन की क्रिया होगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो अनऑक्सीश्वसन की क्रिया होगी। क्लियर है? हम धीरे धीरे सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को क्रिया विधि पढ़ने के बाद में हेडिंग डाल लीजिए ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के सारे पॉइंट्स आपकी नोट्स में दिया हुआ है, बस मुझे उसको थोड़ा सा बताते जाना है। क्लियर है? मुझे लिखना भी नहीं पड़ेगा और आपके पास एकदम सही तरीके से नोट्स भी पहुंच चुका है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, ग्लाइकोलिसिस। अब दोस्तों सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे कि ग्लाइकोलिसिस चलता कहाँ है। क्लियर है? हाँ, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कोई सेल है, कोशिका है। क्या है भैया? सेल है, या इसी को हिंदी में बोलते हैं कोशिका, ठीक है? अब इस सेल में बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे माइटोकांड्रिया भी होते हैं। क्या होते हैं? माइटोकांड्रिया भी होते हैं, केंद्रक भी होते हैं, राइबोसोम भी होते हैं, बहुत सारे। लेकिन हमें ज़्यादा चीज़ों से लेना देना नहीं है। अगर हम बात करें श्वसन के लिए दोस्तों, तो श्वसन में हमें 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, एक तो माइटोकांड्रिया और दूसरा कोशिका द्रव्य। तो ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया होती है वो होती है कोशिका द्रव्य में। किसी भी कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसी में क्या होता है, तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया चलती है यहाँ पे। इसके बाद आगे का प्रोसेस, यदि ऑक्सीश्वसन होगा यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो आगे माइटोकांड्रिया में चलेगा। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है तो वो यही ग्लाइकोलिसिस, वो क्या नाम है, कोशिका द्रव्य में ही वो खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या पहली बात की कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया चलती कहाँ है। देखिए मैं शॉर्ट में नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, नोट्स दे चुका हूँ, आप उससे लिख सकते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया है दोस्तों वो चलती है कहाँ पे, कोशिका द्रव्य में। ध्यान से देखते जाना, कोशिका द्रव्य में चलती है। लेकिन कोशिका द्रव्य के कहाँ पे चलती है,
लगभग मध्य भाग में चलती है। जो कोशिका द्रव्य होता है, फैला होता है, उसका जो सेंटर होता है वहां पे चलती है। तो कोशिका द्रव्य के मध्य भाग को साइटोसोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? साइटोसोल। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने एक पॉइंट वहां पे लिखा है कि कोशिका द्रव्य ना की क्रिया को चलने, क्या नाम है, सॉरी, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के चलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो हमारी क्रिया है ग्लाइकोलिसिस, इसके चलने के लिए ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो जिस चीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है तो इसका मतलब वो अनाक्सी है। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है तो अनाक्सी है। तो ये अभिक्रिया कैसी है? अनाक्सी अभिक्रिया है। ये अपने आप में कैसी अभिक्रिया है बच्चों? अनाक्सी अभिक्रिया है। अनाक्सी अभिक्रिया। क्लियर है? अब दूसरी चीज, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लाइकोलिसिस है ऑक्सी अभिक्रिया, अनाक्सी अभिक्रिया, दोनों में से कोई नहीं, तो ग्लाइकोलिसिस को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये अनाक्सी अभिक्रिया हो गई। लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस की साइकिल होती है वो ऑक्सी श्वसन में भी भाग लेती है और अनाक्सी श्वसन में भी। और आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑक्सी जीवों में भी ये अभिक्रिया होती है और अनाक्सी जीवों में भी ये अभिक्रिया होती है। क्लियर है? ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है या पाई जाती है ऑक्सी श्वसन में, अनाक्सी श्वसन में, दोनों में से कोई नहीं, तो दोनों में पाई जाती है। अगर अपने आप में तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया अनाक्सी अभिक्रिया है, लेकिन पाई दोनों में जाती है। ऑक्सी श्वसन में भी पाई जाती है और अनाक्सी श्वसन में भी पाई जाती है। क्लियर है? अगला पॉइंट हम बात करेंगे कि ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे इसलिए बोला जाता है कि इस अभिक्रिया की खोज 3 वैज्ञानिकों ने की थी। पहला है हमारा इम्डेन, दूसरा है मेयरहॉफ और तीसरा है पारनास, जैसा कि मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड करा रखा है। तो इसलिए उन साइंटिस्टों के पहले अक्षर को ले लिया गया है, तो ईएमपी पाथवे। क्लियर है? तो ग्लाइकोलिसिस का जो दूसरा नाम है बेटा वो है ईएमपी पाथवे। एक तो ये याद होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का जो हमारा अंतिम उत्पाद है, तो आपने देखा कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के लास्ट में मैंने क्या बताया आपको? पायरुविक अम्ल के 2 अणु बताए। तो ग्लाइकोलिसिस की हमारी अगर अंतिम उत्पाद की बात करें, लास्ट प्रोडक्ट की बात करें, तो पायरुविक अम्ल होगा। क्या होगा? पायरुविक अम्ल होगा। तो ये सब लिखा है आपकी नोट्स में। अब हम बात करेंगे कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो 10 चरणों में पूरा होता है। कितने चरणों में पूरा होता है? 10 चरणों में पूरा होता है। 10 स्टेप होते हैं, वो भी आपकी नोट्स में ऐड है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे वो 10 स्टेप नहीं बताने वाला, क्योंकि बोर्ड भी छोटा है और आपका टाइम भी जाएगा उसमें। तो मैं आपको उससे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे मैं उनके बारे में एकदम बढ़िया से बताऊंगा आपको। तो एक चीज़ और, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन में देख लीजिएगा, ग्लाइकोलिसिस की साइकिल चलती कहाँ है। और ईएमपी पाथवे भी कई बार पूछा गया है। अनाक्सी श्वसन, अनाक्सी अभिक्रिया है, ये भी पूछा गया है। पायरुविक अम्ल का अंतिम उत्पाद क्या है, ये भी पूछा गया है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है आपकी नोट्स में या जो मैं बोलूँगा जिससे क्या होगा, आपका फालतू में टाइम जाएगा। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी कैटेट हो और वो चाहे सीयूईटी हो और क्या नाम है आपका टीए का एग्जाम। क्लियर है? मैं अगर आपको बता दूं कि देखिए क्वेश्चन कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर सीयूईटी है तो उसमें क्या किया जाएगा, इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चनों का समावेश करके एक बड़ा सा क्वेश्चन बना के तैयार कर दिया जाएगा। ठीक है? इससे क्या होता है, जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे छोटे ही क्वेश्चनों को मिला जुला करके एक जाल फैलाया जाता है जिसमें बच्चा फंस जाए। जो अच्छे से पढ़ा होगा वो नहीं फंसेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के करेगा। ठीक है? तो हम अब
बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस के जो 10 स्टेप हैं, ग्लाइकोलिसिस के जो 10 स्टेप हैं उसमें हमें चर्चा करनी है दोस्तों कि सबसे पहले अगर हम बात करें ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में ग्लूकोज भाग लेगा। कौन भाग लेगा? ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में हमारा ग्लूकोज भाग लेगा। तो ग्लूकोज को इस अभिक्रिया में कितने स्टेप से गुजरना पड़ेगा? 10 चरणों से या 10 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। तो क्वेश्चन अगर आता है ग्लाइकोलिसिस की साइकिल से तो वो 3 या 4 स्टेप हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है। एक तो पहला स्टेप है, पहला स्टेप ये है दोस्तों, पहला स्टेप ये है कि जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज पहले चरण में किस कार्बनिक पदार्थ में टूटता है? तो दोस्तों ग्लूकोज पहले चरण में ग्लूकोज 6 फास्फेट में टूटता है। किस में टूटता है? 6 फास्फेट में टूटता है। ये पॉइंट उसमें ऐड है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि ग्लाइकोलिसिस की प्रथम स्टेप में या पहले चरण में ग्लूकोज किस कार्बनिक पदार्थ में टूटता है? तो ग्लूकोज 6 फास्फेट में टूटता है। और दूसरा क्वेश्चन इसी स्टेप से, ये पहला स्टेप है, दूसरा क्वेश्चन इसी स्टेप से एक पूछा जाता है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट में किस एंजाइम की उपस्थिति में टूटता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें एंजाइम की, किसकी बात करें? अगर हम एंजाइम की बात करें तो यहाँ पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम है। कौन सा है? हेक्सोकाइनेज नामक एंजाइम है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो और एक क्वेश्चन यहीं से और बनता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये पहला चरण है, इसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनेगा और फ्रक्टोज 6 फास्फेट से क्या होगा? फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट बनता है। तो हमें पहला चरण हो गया। अब यहाँ पे दूसरे चरण को छोड़िए, अब हम लोग तीसरा चरण लेते हैं। ठीक है, तीसरे चरण में क्या होता है कि पहले चरण में एक एटीपी का लॉस होता है। क्या होता है? एक एटीपी का लॉस होता है। और तीसरे चरण में भी एक एटीपी का लॉस होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में कितने एटीपी का लॉस होता है? तो ग्लाइकोलिसिस की जो टोटल 10 स्टेप है उसमें 2 ही स्टेप ऐसे हैं, एक पहला स्टेप और तीसरा स्टेप, जिसमें हमारा एक एटीपी का हानि होता है या उसका लाभ होता है, लॉस होता है। ठीक है, या उसका ह्रास होता है। क्लियर है? ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा कि क्वेश्चन नंबर 1, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में ग्लूकोज किस कार्बनिक पदार्थ में टूटता है? तो ग्लूकोज 6 फास्फेट में टूटता है। क्लियर है? इसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट में किस एंजाइम की उपस्थिति में टूटता है? तो हेक्सोकाइनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में टूटता है। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में कितने एटीपी का लॉस होता है, हानि होता है? तो 2 एटीपी का, एक एटीपी का पहले चरण में तथा दूसरे एटीपी का तीसरे वाले चरण में। क्लियर है? सब ऐड है नोट्स में आपके। अगर हम अगला बात करें अगले स्टेप्स की, तो क्वेश्चन इसी ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में एक ऊर्जा का निर्माण होता है जिसका नाम है NADH2। यहाँ पे 2 NADH2 का निर्माण होता है ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में कितने NADH2 का निर्माण होता है बच्चों? तो 2 NADH2 का निर्माण होता है। और किस स्टेप में होता है? तो 6वें स्टेप में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में क्या होता है? 2 NADH2 का निर्माण होता है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लॉस हो गया कितना? 2 ATP। अभी तक हमें मिला क्या है? केवल 2 NADH2। एक चीज और याद रखिएगा कि एक NADH2 बराबर होता है 3 ATP के। कितने ATP के? 3 ATP के बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं ये 6 ATP के बराबर है ऊर्जा। लेकिन ये 6 ATP अभी नहीं यूज होगी। मैं बताऊंगा कि इन 6 ATP का लाभ कब मिलेगा। याद रखना है आपको कि ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 मिला है। अगर हम अगली बात करें तो हमको 4 ATP और निर्माण होता है। अगर हम बात करें आगे तो बच्चों 4 ATP का निर्माण होता है
और 10 स्टेप हैं, तो 10 में से 7वें स्टेप में, रुक जाइए, 7वें चरण में 2 एटीपी बनते हैं, और इसके बाद 10वें चरण में भी 2 एटीपी बनते हैं। अगर आपसे बात किया जाए तो टोटल एटीपी कितना बना? 4 एटीपी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में कुल कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो 4 एटीपी का निर्माण होता है। और वहीं आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में कुल कितने एटीपी का हानि होता है, तो 2 एटीपी का हानि होता है। एक पहले चरण में 1 एटीपी, तीसरे चरण में 1 एटीपी। अगर आपसे पूछा जाए कि शुद्ध रूप से ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में कितने एटीपी का लाभ होता है, तो बच्चों 2 एटीपी का लाभ होता है। उसका रीजन ये है कि एक और एक, ये 2 एटीपी माइनस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, 2 एटीपी की हानि हुई है पहले और तीसरे चरण में। तो शुद्ध रूप से अगर लाभ देखा जाए तो हमें 2 एटीपी का लाभ होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में कितने एटीपी का लाभ होता है शुद्ध रूप से, तो 2 एटीपी का लाभ होता है। क्लियर है? अब आते हैं हम अंतिम चरण में। अगर हम बात करें अंतिम चरण की, तो दोस्तों ग्लाइकोलिसिस के अंतिम चरण में क्या होता है, 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जो कि 10वें स्टेप में होता है। 10वें स्टेप में क्या होता है, 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। क्या? 2 मॉलिक्यूल पायरुविक अम्ल के होते हैं। क्लियर है? तो मुझे नहीं लगता कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में यहाँ से हटके क्वेश्चन आएगा। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ बहुत अच्छी हुई, क्योंकि पूरा सेंटेंस लिखने में ये जो ये जो अभिक्रिया बता रहा हूँ, अभी आगे क्रेब्स चक्र भी आएगा पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए और आपके पास सारे क्वेश्चन नोट्स के थ्रू पहुँच जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा आसानी होगी। नहीं तो अन्यथा की स्थिति में क्या होगा कि आपका समय जाएगा, बहुत ज़्यादा समय जाएगा। ठीक है, तो ना तो मैं पीपीटी यूज कर रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इतना जान लीजिए। तो ग्लाइकोलिसिस का मुझे लगता है इतना ही इम्पोर्टेंट है। आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में कितने स्टेप? 10 स्टेप है। पहले स्टेप में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि पहले स्टेप में ग्लाइकोलिसिस के प्रथम चरण में कार्बनिक पदार्थ पहले चरण में ग्लूकोज किस कार्बनिक पदार्थ में टूटता है? तो पहले चरण में ग्लूकोज 6 फास्फेट में टूटता है। और किस एंजाइम की उपस्थिति में टूटता है? तो हेक्सोकाइनेज के नामक एंजाइम की उपस्थिति में टूटता है। दूसरा क्वेश्चन, 1 एटीपी और क्या नाम है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में कितने एटीपी की हानि होती है? तो 2 एटीपी की हानि होती है बच्चों, एक पहले चरण में और दूसरा तीसरे चरण में। इसके बाद कितने NADH2 बनते हैं? तो 2 NADH2 बनते हैं किस चरण में? 6वें चरण में। इसके बाद 7वें और 10वें चरण में पुनः एक एटीपी का और 2 एटीपी का निर्माण होता है। तो टोटल एटीपी कितने बने? 4 एटीपी बने, लेकिन हमारा 2 एटीपी का हानि होता है, जिसके कारण शुद्ध रूप से ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में हमें केवल और केवल 2 एटीपी मिलते हैं। ठीक है, अब एक चीज और है, होता क्या है कि अगर अब ये तो क्रिया सब में चलेगी, चाहे अनाक्सी श्वसन हो चाहे आक्सी श्वसन हो, ठीक है। लेकिन अब जहाँ ये जो पायरुविक एसिड है दोनों, अब पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलेगी तो आक्सी श्वसन चलेगा, और नहीं मिलेगा तो अनाक्सी श्वसन चलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि यदि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण कराया जाए, तो ग्लूकोज के एक अणु से ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में 8 एटीपी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि 2 एटीपी जो हमें शुद्ध रूप से लाभ में मिले हैं, प्लस 6 एटीपी। कौन से 6 एटीपी बच्चों? ये वाले 6 एटीपी। जब ऑक्सी श्वसन होता है तो NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और वहां पे एक साइकिल चलती है, ETS साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में चलती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं, चाहे वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में F1 कण या ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, जहां पे ETS, कौन सी?
ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्रिया चलती है, वहाँ पे NADH2 हो, चाहे NADPH2 हो, चाहे FAD हो, ठीक है, चाहे FADH2 हो, ठीक है, चाहे GDP हो, तो ये सब क्या करते हैं, ETS साइकिल के थ्रू ATP में बदल जाते हैं। क्लियर है? इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा ATP का निर्माण कहाँ पे होता है, ग्लाइकोलिसिस में होता है, क्रेब्स चक्र में होता है, कि लिंक रिएक्शन में होता है, कि ETS साइकिल में होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो कहाँ होता है सबसे ज़्यादा ATP का निर्माण? ETS साइकिल में होता है। क्यों? क्योंकि चाहे जितनी भी क्रिया में NADH2 जहाँ जहाँ बनती है वो सब जाकर ETS साइकिल में ATP में बदल जाती है। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ATP कहाँ पे बनते हैं? ETS साइकिल में बनते हैं। क्लियर है? चलो ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसको आपको नोट करना हो कर लीजिए, नहीं तो आपके पास है वैसे भी। तो एक चीज है, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपके ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में, वैसे तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया आपको रटनी नहीं है, जो नीचे लिखा है वो पर्याप्त है, और आपका एग्जाम जो है इतना भी बड़ा नहीं है, आप टेंशन ना लीजिए। मुझे पता है वो कितनी गहराई से क्वेश्चन पूछेगा, तो उसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बहुत हल्का क्वेश्चन पूछेगा, तो पूरी साइकिल आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे NCERT हो सकता है कोई देखा हो, तो मुझे नहीं पता। एक मैंने आपको 6वें 7वें चरण में लिखाया होगा एक ग्लिसरिक एसिड, क्या लिखाया है? फास्फो ग्लिसरिक एसिड लिखा होगा। तो वहाँ पे जो NCERT है या थोड़ा बड़े लेवल की बुक है, तो वहाँ पे फास्फोग्लिसरिक एसिड की जगह फास्फो ग्लिसरेट हो गया है। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, नाम परिवर्तित किया गया है, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। और ग्लाइकोलिसिस के संबंध में एक क्वेश्चन और जो आपकी नोट्स में नहीं होगा, तो आपको उसको भी अभी नोट कर लेना है। लिखो, नोट करके लिखो उसको अच्छे से, नोट लिखेंगे ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में अनुत्क्रमणीय चरणों की संख्या कितनी होती है? 3 चरण। कौन कौन से? लिख भी देता हूं, पहला, तीसरा तथा 10वां चरण। क्लियर है? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर ये कौन सा भूत पोंगड़ा आ गया। तो दोस्तों मैं बता दूं, अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा कि पढ़ा होगा कक्षा 10 में भी, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे कि NaCl के घोल से हम क्या कर सकते हैं, जैसे NaCl का घोल है, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बता दूं, जब आप क्या करते हैं NaCl को जल में मिलाते हैं, किसमें? जल में मिलाते हैं, तो ये बदल जाता है Na++ Cl- में। तो इसमें आपने देखा होगा इस प्रकार की अभिक्रियाओं में आधा निशान बना रहता है, इस प्रकार का। कहने का मतलब NaCl Na++ Cl- में भी बदला जा सकता है, और ये दोनों फिर से NaCl में बदले जा सकते हैं। कहने का मतलब कि ये अभिक्रियाएं अलट पलट सकती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से
ये तो उत्क्रमणीय का मैंने बता दिया, लेकिन अनुत्क्रमणीय में क्या होता है, जैसे कि ग्लूकोज से, जैसे कि अभी आपने पहले चरण में क्या देखा, ग्लूकोज से क्या बना है हमारा, ग्लूकोज 6 फास्फेट बना था ना पहले स्टेप में। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज दोबारा नहीं बन सकता है, ये क्या है, अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल अभिक्रिया है। क्लियर है ना बच्चों, इसमें अनुत्क्रमणीय का मतलब है कि जो बदले ना, है ना, कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट तो बन गया है, लेकिन ग्लूकोज 6 फास्फेट से दोबारा ग्लूकोज बन सकता है, नहीं बन सकता है। लेकिन हाँ, आपने देखा कि ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बना होगा आपकी नोट्स में। तो इससे क्या हो सकता है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय का मतलब बदली जा सकती है, ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट भी बन सकता है और फ्रक्टोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज 6 फास्फेट भी बन सकता है। तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो ऐसे चरणों की संख्या 7 है जो उत्क्रमणीय है, आपस में बदल सकती हैं। लेकिन जो ना बदलने वाली संख्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, उनकी संख्या 3 है, जो कि पहला, तीसरा तथा 10वां चरण है। क्लियर है भाई जी, में बात घुस रहा है कि नहीं, ये बताओ। तो समझ में आ जाना चाहिए, इरिवर्सिबल, ठीक है, क्लियर है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए, आपने देखा कि ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल बन चुके हैं, ठीक है। तो करना क्या है आपने कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में ग्लूकोज किसमें बदल चुका है, पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में बदल चुका है। तो आगे हम देखते हैं। अब इस पायरुविक अम्ल में क्या होता है, उदाहरण के लिए हम अभी समझा देता हूं। कितने बने हैं पायरुविक अम्ल, 2CH3COCOOH, ये 2 मोल क्या हो गया, पायरुविक अम्ल। एक साइड इधर भी लिख दो, 2CH3COCOOH। अब बच्चों क्या होगा कि यदि पायरुविक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल हैं, यहां पे यदि ऑक्सीजन अनुपस्थित हो जाए, क्या हो जाए, अनुपस्थित हो जाए, तो यहां पे अनाक्सी श्वसन की क्रिया चलेगी। अनाक्सी श्वसन की क्रिया में क्या होता है, एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, C2H5OH। साथ ही साथ CO2 का भी निर्माण होता है और 2 ATP का लाभ होता है। 2 ATP कौन से वाले, जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में मिले थे। कहने का मतलब है कि अनाक्सी श्वसन में कुछ नहीं मिलता है, अल्कोहल ही मिल जाता है, बस हो गया। क्लियर है, हाँ। तो जो 2 ATP का लाभ होता है वो वही 2 ATP हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में बचे थे। अब आप कहेंगे कि सर ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में 2 NADH2 भी बचा था, क्या बचा था, 2 NADH2 भी मिला था हमें, कितना, 2 NADH2 मिला था, जिसकी कीमत है 6 ATP। तो बेटा जब तक ऑक्सी श्वसन नहीं होगा तब तक ये NADH2 ATP में नहीं बदलेंगे, ये दिमाग में डाल लीजिए। क्लियर है, NADH2 हो चाहे NADPH2 हो, जब तक वो ऑक्सी श्वसन की क्रिया में नहीं भाग लेगा तब तक वो ATP में परिवर्तित नहीं होगा और वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, अनाक्सी श्वसन की क्रिया है। तो इसका लास्ट उत्पाद क्या होता है, एथिल अल्कोहल होता है। और 2 ATP से हमें कितना मिल जाता है ऊर्जा, 28 किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाती है, हमको ऊर्जा मिल जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे यदि ऑक्सीजन मिल जाती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट, तो यहाँ पे ऑक्सी श्वसन की क्रिया होगी, क्या होगी, एरोबिक रिस्पाइरेशन होगा, ऑक्सी श्वसन की क्रिया होगी। और जब पायरुविक अम्ल को क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, तो यहाँ पे 2 अभिक्रियाएं चलती हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि यहाँ पे ऑक्सी श्वसन की क्रिया होगी, क्या होगी, ऑक्सी श्वसन की क्रिया होगी, ऑक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन में 2 चीजें आती हैं। देखिए ऑक्सी श्वसन को दो एक नाम से और जानेंगे आप लोग, चाहे आप लोग इसको कह दीजिए कि पायरुविक अम्ल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण, ये क्या है, पायरुविक अम्ल है।
पायरुविक अम्ल है ये। तो इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीश्वसन की क्रिया हो रही है। तो ऑक्सीश्वसन की क्रिया में दो चीजें आती हैं। क्या आती है? एक तो आती है लिंक रिएक्शन, एक तो आती है लिंक रिएक्शन प्लस दूसरी आती है एसिटाइल कोएंजाइम ए रिएक्शन। हिंदी में मैं लिखूंगा अभी जब आगे पढ़ाऊंगा। तथा दूसरा आता है हमारा क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र। क्रेब्स साइकिल, ये दोनों चीजें ऑक्सीश्वसन की क्रिया में आती हैं। इसमें लिंक रिएक्शन में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन क्रेब्स चक्र में एक बड़ा साइकिल होगा, आपने देखा भी होगा। तो क्रेब्स चक्र के लास्ट में क्या होता है दोस्तों कि CO2 प्लस H2O ग्लूकोज। देखिए आपने देखा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण किए थे, और श्वसन की क्रिया में उससे जस्ट उल्टा होता है कि ग्लूकोज की क्रिया यहाँ पे श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में बट जाता है, प्लस हमें कुछ ऊर्जा मिल जाती है, बहुत सारी मात्रा में हमें ऊर्जा मिल जाती है, जिसका प्रयोग हम डेली बोलचाल की भाषा में चलने फिरने में, खाने में, नहाने धोने में, सर जहाँ जितनी ऊर्जा लगती है सब यहीं से आती है। ऊर्जा का कितनी मात्रा में ऊर्जा? तो 673 KCl, 673 किलो कैलोरी। बहुत सारी बुकों में 686 भी लिखा है, तो आप उसका टेंशन ना लीजिए। इतना तो आप लोग टीए का परीक्षा दे रहे हैं, इसका मतलब कि अंडर ग्रेजुएशन पार कर चुके हैं। तो 673 और 686 या 83 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, तो आप लोग मार दीजिएगा टिक। तो अब हम बात करेंगे अनाक्सीश्वसन की, तो बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं ऑक्सीश्वसन की, जिसका मैंने नोट्स में हेडिंग डाल रखा है, पायरुविक अम्ल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण। क्लियर है? तो उस पूर्ण ऑक्सीकरण में क्या करना है हमें? लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल को थोड़ा सा समझना है। तो कैसे क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता दूं, आप ध्यान से समझते जाइए। और आपको लगे कि सर लेक्चर कम समझ में आ रहा है, पिछले लेक्चर जैसा नहीं है, तो देखो बच्चों आपके पास नोट्स है, अगर आप उस नोट्स को अच्छे से पढ़े होंगे या तो आप पढ़ेंगे, फिर आप एक बार ये वीडियो देखिएगा, आपको पूरा पाई समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे ऑक्सीश्वसन की। किसकी बात करेंगे हम लोग? ऑक्सीश्वसन की। ऑक्सीश्वसन, क्योंकि श्वसन दो प्रकार का होता है, एक अनाक्सी एक ऑक्सी। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम बात करेंगे तो ऑक्सीश्वसन हो जाएगा, यानी कि O2 प्रेजेंट रहेगा, उपस्थित रहेगा। तो सबसे पहले हमें इसमें बात करनी है कि ऑक्सीश्वसन को और क्या कह सकते हैं। तो ऑक्सीश्वसन में होता क्या है, जो पायरुविक अम्ल बना है ग्लूकोज से, उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण विघटन होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि पायरुविक अम्ल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण, इसको दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं। तो कह सकते हैं ऑक्सीश्वसन की क्रिया विधि 2 चरणों में पूरी होती है, या पायरुविक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण 2 चरणों में पूरा होता। तो नंबर 1 है, इसमें हिंदी में लिख देता हूं, एसिटाइल कोएंजाइम ए अभिक्रिया, या इसी को अथवा इसी का दूसरा नाम है लिंक अभिक्रिया या लिंक रिएक्शन। लिंक अभिक्रिया, उसमें सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहा हूँ, लिंक अभिक्रिया। तो देखिए अभी थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। उदाहरण के लिए ये कोई सेल है, ये उसके अंदर माइटोकांड्रिया है। चूंकि माइटोकांड्रिया दोहरी झिल्ली संरचना होती है, तो ये 2 झिल्ली बना दी मैंने, बस वो सोचना है। तो ये क्या है, यहाँ पे कोशिका द्रव्य है। ये माइटोकांड्रिया की दोहरी झिल्ली है, दोनों झिल्लियों के बीच में ये जो खाली स्थान पाया जाता है, इसको पेरी माइटोकांड्रियल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो जो अभी तक ग्लाइकोलिसिस की क्रिया चली थी, वो चली थी हमारा यहाँ पे कोशिका द्रव्य में। तो यहाँ पायरुविक अम्ल के 2 अणु बने थे। तो जैसे पायरुविक अम्ल के 2 अणु मिले यहाँ पे, अब ऑक्सीजन इसको जैसे मिल गया, तो ये पायरुविक अम्ल डायरेक्टली
इंटर करता है माइटोकांड्रिया में, तो माइटोकांड्रिया के पेरीमाइटोकांड्रियल स्पेस तक जा पाता है और वहां के आगे, उसके आगे नहीं जा पाता है। द्वारपाल रोक लेता है, रुक रुक कहाँ जा रहा है। तो कौन सा द्वारपाल रोकता है? उसका नाम होता है कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए, ये इसका सिंबल होता है, जिसको कहते हैं कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए लिख भी देता हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। तो लिखेंगे कोएंजाइम ए, ये इसका सिंबल है। तो क्या कहता है कि भाई साहब आप माइटोकांड्रिया के अंदर नहीं जा सकते हैं, पहली झिल्ली तो आपने क्रॉस कर ली है। तो पायरुविक अम्ल क्या करता है, माइटोकांड्रिया के पेरीमाइटोकांड्रियल स्पेस तक ही जा पाता है। इसके बाद वहां पे कोएंजाइम ए रहता है, उससे क्या करता है, पायरुविक अम्ल अभिक्रिया करना पड़ता है, घूस मांगता है पायरुविक अम्ल कोएंजाइम ए। तो क्या करता है, पायरुविक अम्ल यहाँ पे होगा क्या, पायरुविक अम्ल क्या मांगेगा, यहाँ पे पायरुविक अम्ल कोएंजाइम ए से रिएक्शन करेगा और वहाँ पे निर्माण होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। एक क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, तो यहाँ पे इसका निर्माण होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। पहले पायरुविक अम्ल तो माइटोकांड्रिया के अंदर जाने के लिए सक्षम नहीं था, वो केवल पेरीमाइटोकांड्रियल स्पेस तक ही जा पा रहा था। लेकिन अब जो नया पदार्थ बना है एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो वो क्या करता है, वो अब माइटोकांड्रिया के अंदर मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे, इसमें जा सकता है और यहीं पे क्या चलेगी, क्रेब्स साइकिल चलेगी। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है, माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है बच्चों। तो अभी तो हम एसिटाइल कोएंजाइम को लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए कहते हैं कि ये ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में चलेगी। एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ पे बनेगा, यहाँ पेरीमाइटोकांड्रियल स्पेस में। इसके बाद क्रेब्स चक्कर माइटोकांड्रिया के द्रव्य में बनेगी। तो देखिए माइटोकांड्रिया के द्रव्य और ग्लाइकोलिसिस की क्रिया, क्रेब्स अभिक्रिया, दोनों के बीच में कौन आ रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए अभिक्रिया आ रही है। तो ये क्या करता है कि ग्लाइकोलिसिस को और क्रेब्स चक्र, इन दोनों को जोड़ रहा है, बीच में कड़ी बन के काम कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं लिंक अभिक्रिया। थोड़ा सा समझ में आया, अभी आगे बताता हूँ, ध्यान से समझना। तो पहला चरण क्या बताया मैंने, बस समझते जाओ, मैं बार बार बोलने के लिए तैयार हूँ। पहले चरण मैंने बताया ऑक्सीश्वसन में 2 चरण है। पहला चरण है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए अभिक्रिया, और जो आपका दूसरा चरण है क्रेब्स चक्र है। क्रेब्स चक्र, ठीक है, क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम बाद में बताऊंगा। तो इन दोनों में सबसे पहले हम बात करेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए अभिक्रिया में, ठीक है। तो क्योंकि चित्र थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, मैं क्या बताऊं आपको, माया डाले रहे हैं भैया, ये एक सेल है, ये क्या है, माइटोकांड्रिया है, और ये उसकी आंतरिक झिल्ली है। माइटोकांड्रिया ऐसा नहीं होता, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो आपको कैसे समझना है बस ध्यान देना। यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों ग्लाइकोलिसिस की क्रिया चली थी, किसकी अभिक्रिया, ग्लाइकोलिसिस की अभिक्रिया चली थी। इस ग्लाइकोलिसिस की अभिक्रिया में क्या हुआ था, ग्लूकोज बदला था पायरुविक अम्ल में, किसमें बदला था, पायरुविक अम्ल में बदला। तो अब ग्लाइकोलिसिस की क्रिया यहाँ पे चली कोशिका द्रव्य में। ये कौन सा पोर्शन है, ये है भैया कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, बड़े ध्यान से देखना यार, बोर मत महसूस करना, क्योंकि मैं बताऊं पढ़ा रहा हूं, मुझे लगता है समझ में आना चाहिए आपको। तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में चली, जहां पे ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदल गया। अब ऑक्सीजन इसको मिली तो पायरुविक अम्ल मूव करता है माइटोकांड्रिया के अंदर जाने के लिए। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे आ गया क्या, पायरुविक अम्ल अंदर आ गया, ठीक है, ये हमारा पायरुविक अम्ल अंदर आ गया। अब ये पायरुविक अम्ल यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है, क्यों, क्योंकि ये परमिएबल नहीं है, इसके लिए पारगम्यता नहीं है, ये अंदर नहीं जाने दे रही ये झिल्ली, ठीक है। तो पायरुविक अम्ल
क्या करता है यहीं पे, इस स्पेस को कहते हैं पेरी माइटोकांड्रियल स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकांड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकांड्रियल स्पेस। माइटोकांड्रिया के दोनों झिल्ली के मध्य जो स्थान होता है उसको पेरी माइटोकांड्रियल स्पेस कहते हैं। इस पेरी माइटोकांड्रियल स्पेस में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है कोएंजाइम ए। तो कोएंजाइम ए इससे क्रिया करता है, तो क्या क्या बनता है यहाँ पे? इससे क्रिया करता है तो बना लेता है एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण कर लेता है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे जाने के लिए रेडी है। यहाँ पे क्या चलती है? क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र चलती है यहाँ पे, ठीक है। क्रेब्स चक्र चलेगी दोस्तों। अब इस क्रेब्स चक्र में आगे की क्रिया होगी, ठीक है। तो अब ये पायरुविक अम्ल जब यहाँ कोएंजाइम ए से रिएक्शन करता है तो यहाँ पे हमें 2 NaDH2 का निर्माण होता है, 2 NaDH2 का लाभ होता है, प्लस यहाँ से 2 मोल CO2 भी रिलीज होती है। क्लियर है? अभी तक हमने श्वसन की क्रिया में देखा कि कहीं भी CO2 रिलीज नहीं हुई है, तो CO2 केवल एक जगह से रिलीज हुई है, वो भी माइटोकांड्रिया में, वो भी माइटोकांड्रिया के पेरी माइटोकांड्रियल स्पेस में। याद रखना चीजों को ध्यान से। तो देखा जाए तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि श्वसन की क्रिया में कितने जगह से CO2 रिलीज होती है, तो एक जगह से पेरी माइटोकांड्रियल स्पेस, एक जगह ये हो गया। अब क्रेब्स चक्र के अंदर यानी कि माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर 2 जगह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, निकलती है। तो टोटल 3 जगह से श्वसन की क्रिया में माइटोकांड्रिया से ऑक्सीजन निकलती है। एक तो ये क्वेश्चन आपका बनता है, मैं लिखवा भी दूंगा। तो लिंक रिएक्शन क्या है अब आपको समझ में आ ही गया होगा। क्योंकि इस स्पेस पे पायरुविक अम्ल कोएंजाइम ए से मिलकर के एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण कर रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए अभिक्रिया। दूसरा, लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलिसिस इन दोनों को बीच में रह के मिला रहा है, इसलिए इसको हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। लिंक कर रहा है एक दूसरे को। क्लियर है? तो ये ऐसा रहा आपका लिंक रिएक्शन या एसिटाइल कोएंजाइम ए। मैं आपको अभिक्रिया भी बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अब देखिए एसिटाइल कोएंजाइम ए अभिक्रिया में होता क्या है कि पायरुविक अम्ल जो कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में बना था, पायरुविक अम्ल क्या करता है? पायरुविक अम्ल से क्या किया जाता है? पायरुविक अम्ल से क्या निकलता है? वहाँ पे CO2 जब निकाल दिया जाता है और उसमें, रुक जाइए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे मजा नहीं आएगी। ये क्या है भैया? CH3 कितने बने थे? 2, तो CH3 CO COOH ये पायरुविक अम्ल है। इसकी अभिक्रिया जब किससे होती है? कोएंजाइम ए से होती है, कोएंजाइम ए से होती है। और किसकी उपस्थिति में होती है? NAD+ कितने? 2, यहाँ पे भी कितने? 2। ठीक है, तो यहाँ से इस अभिक्रिया में CO2 निकल जाता है। ये देखो CO2 कितने मोल CO2? 2 मोल CO2। तो यहाँ में इधर जगह नहीं तो यहीं पे लिख दे रहा हूँ ये रिएक्शन। तो 2 CO2 निकल गया। अब प्लस क्या बचा यहाँ पे? CH3CO और इसके साथ जुड़ जाएगा कोएंजाइम ए, तो यहाँ पे बचेगा 2CH3CO और कोएंजाइम ए। ये इसी को कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, अब प्लस ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 बच रहे हैं, 2 है ना हाइड्रोजन, तो ये यहाँ जाके मिल जाते हैं, तो यहाँ पे बन जाता है 2NaDH2। क्या बनता है? 2NaDH2 का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या है? लिंक अभिक्रिया है। ये याद नहीं रखना है, फार्मूला हो सकता है आपको याद रखना हो तो याद रख लेना, CH3CO और प्लस कोएंजाइम ए। ठीक है, कितना मोल निकला है कार्बन डाइऑक्साइड? 2 मोल निकला है। तो ये मायने नहीं रखता है कहाँ से निकला है, ये मायने रखता है। लेकिन ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितने NaDH2 बने हैं।
क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पायरुविक अम्ल के एक अणु से लिंक रिएक्शन में, ये कौन सी अभिक्रिया है, या तो कह दो एसिटाइल कोएंजाइम ए अभिक्रिया या तो लिंक अभिक्रिया बोल दो इसको। तो इसमें होगा क्या बच्चों, इसमें होगा क्या कि लिंक अभिक्रिया में पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि लिंक अभिक्रिया में पायरुविक अम्ल के एक अणु से कितने एटीपी मिल सकते हैं। तो 3 एटीपी मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी मान्यता है 6 एटीपी के बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 NADH2 इक्वल टू 6 एटीपी। लेकिन हमसे क्या, लेकिन 2 NADH2 कैसे बने हैं? 2 पायरुविक अम्ल के अणुओं से। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एक पायरुविक अम्ल के अणु से लिंक रिएक्शन में कितने एटीपी बनेंगे। तो भैया 2 में बन रहे हैं 6 एटीपी, या तो 2 NADH2 कह लो या तो 6 एटीपी कह लो। लेकिन वो पूछ रहा है केवल एक मॉलिक्यूल में, एक अणु में कितने एटीपी बन रहे हैं। तो यहाँ पे एक एटीपी, इसको आधा कर दो तो यहाँ पे कितना एटीपी बचेगा, 3 एटीपी बचेगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिंक रिएक्शन में, किसमें, लिंक रिएक्शन में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी बनते हैं। ठीक है, तो भैया आपने अभी अभी पढ़ा कि पायरुविक अम्ल के एक अणु से लिंक रिएक्शन में 3 एटीपी बनते हैं। क्लियर है? या तो एक NADH2 बनता है, और अगर 2 पायरुविक अम्ल का पूछे तो 2 NADH2 और 6 एटीपी बनेगा। लेकिन वो पूछ रहा है एक ग्लूकोज में, ग्लूकोज के एक अणु में लिंक रिएक्शन में कितने एटीपी मिलेंगे। तो भाई साहब उसमें 3 एटीपी मत बोल दीजिएगा, उसका रीजन मैं बता दूं। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो एक ग्लूकोज बराबर है कितने, 2 पायरुविक एसिड के। एक ग्लूकोज बराबर है 2 पायरुविक एसिड के। आपको पता है कि एक पायरुविक एसिड में 3 एटीपी मिल रहे हैं, तो 2 पायरुविक एसिड में कितने एटीपी मिलेंगे, 6 एटीपी मिलेंगे। तो एक ग्लूकोज में कितने एटीपी मिलेंगे, तो या तो 6 एटीपी कह लो, और या इसी को 2 NADH2 कह लो। क्लियर है इतना? ठीक है, अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स की बात करेंगे या माइटोकॉन्ड्रिया के द्रव्य की बात करेंगे जिसमें क्रेब्स चक्र चलती है। ठीक है, तो यहाँ आपको ये क्वेश्चन याद रखने होंगे। जरूरी नहीं कि लिंक अभिक्रिया पूछे, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए अभिक्रिया भी पूछ सकता है, या तो ये भी पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज के एक अणु से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में कितने एटीपी बनते हैं या कितने NADH2 बनते हैं। तो दोनों के नाम से पूछा जा सकता है। अगर NADH2 पूछे तो 2 NADH2, एटीपी पूछे तो 6 एटीपी। ठीक है, हाँ, तो ये होगा आपका लिंक रिएक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे क्रेब्स साइकिल की। किसकी बात करेंगे, क्रेब्स साइकिल की बात करेंगे, क्रेब्स चक्र की बात करेंगे। तो आप लोग के पास नोट्स है ही, तो उसमें आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल। क्योंकि क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम अगर हम बात करें, इसकी खोज की बात करें तो क्रेब्स चक्र की खोज की थी H.A. क्रेब्स ने। किसने की थी भैया, H.A. क्रेब्स ने। इसलिए इस साइकिल को कहते हैं क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र का एक दूसरा नाम है, अदर नेम या दूसरा नाम है TCA साइकिल। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ आती है, EMP पाथवे और TCA साइकिल में। क्योंकि EMP पाथवे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस को। क्यों? क्योंकि एम्बडेन, मेयरहॉफ और पारनास ने ग्लाइकोलिसिस की खोज की थी। लेकिन अगर हम बात करें क्रेब्स चक्र की, तो इसको हम कहते हैं TCA साइकिल या TCA चक्र बोलते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसका जो पहला होता है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जो पहला मॉलिक्यूल बनता है, पहला रसायन बनता है, पहला कंपाउंड बनता है। और एक नाम और है इसका, एक नाम और है सिट्रिक साइकिल। रुक जाइए, इसको ऐसे हिंदी में ही लिख लीजिए, नहीं तो कम समझ में आ जाएगा आपको। सिट्रिक चक्र। क्यों? क्योंकि इसमें जो पहला कंपाउंड बनता है वो सिट्रिक एसिड बनता है। क्या बनता है?
सिट्रिक एसिड बनता है, तो इसलिए इसको TCA चक्र या सिट्रिक चक्र भी कहते हैं। इसका खोज किसने किया था? H.A. क्रेब्स ने किया था। अब सबसे मेन बात है कि क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र चलती कहाँ पे है? तो दोस्तों ये माइटोकांड्रिया के, किसके? माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। तो इसको भी आप लोग नोट करेंगे, माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स। क्रेब्स चक्र चलती है माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में। आपको नोट्स में मैंने पूरा साइकिल बना के दे दिया है, बस आपको समझने की बात है, ठीक है। अब आपके समझने की देरी है, तो क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बनेंगे, क्या होगा, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है दोस्तों कि क्रेब्स चक्र से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्रेब्स चक्र में अगर हम बात करें ATP की, कितने ATP बनते हैं, कितने NADH2 बनते हैं, कितने FADH2 बनते हैं, कितनी GTP बनती है, और कितने जगह से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। साइकिल बनाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो आपके पास ऑलरेडी है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्रेब्स चक्र में कहाँ क्या क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, क्रेब्स चक्र में अगर हम सबसे नंबर 1 बात करें, कौन सा? एनर्जी का एक ग्रुप होता है NADH2, NADH2। 2 NADH2 एक बार में बनेंगे, जहां भी बनेंगे, क्यों? क्योंकि पायरुविक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। तो 2 NADH2 क्रेब्स चक्र में कितने जगह से निकलते हैं? 3 जगह से निकलते हैं। तो टोटल कितने NADH2 हो गए? 6 NADH2 हो गए, ठीक है सर। इसके बाद हम बात करेंगे NADH2 का, तो आपको पता है कि एक NADH2 बराबर होता है 3 ATP के, लेकिन हम बात करेंगे अब यहाँ पे होता क्या है दोस्तों कि दो FADH2 निकलता है एक जगह से। तो कितने FADH2 हो गए? 2 FADH2। यहाँ पे आपको एक चीज लिखनी पड़ेगी कि एक FADH2 बराबर होता है 2 ATP के। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे होगा क्या, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल के एक मॉलिक्यूल से कुल कितने ATP मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल से कुल कितने ATP मिलते हैं, या फिर ये पूछा जा सकता है कि क्रेब्स चक्र में कुल कितने NADH2 का निर्माण होता है, या तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में पायरुविक अम्ल के एक अणु से कितने NADH2 मिल रहे हैं। वही चाहे वो क्वेश्चन क्रेब्स चक्र का पूछे, चाहे वो क्वेश्चन माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स का पूछे, बात तो एक ही है। क्यों? क्योंकि माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चल रही है, तो वहां पे इस क्रेब्स साइकिल के अलावा ATP हो, चाहे FADH2 हो, चाहे NADH2 हो, क्रेब्स साइकिल के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। वहां पे इसके अलावा कोई और साइकिल नहीं चलती है जहां से हमें ऊर्जा मिलती हो, ठीक है। वहां पे एक ऐसी, यही एक अभिक्रिया है, यही साइकिल है क्रेब्स साइकिल, जहां से NADH2 या ATP हमें मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा क्या मिला हमें? FADH2 मिला। और तीसरा, एक जगह से 2 GTP मिलते हैं, 2 GTP। कितनी जगह से? एक जगह से। तो कितने GTP हो गए? केवल 2 GTP। यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोग लिखेंगे कि 1 GTP बराबर होता है 1 ATP के, ठीक है। ये तो हो गई एनर्जी, ऊर्जा की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऊर्जा से जो आएंगे मैं अभी बता दूंगा आपको। और दूसरा अगर हम बात करें तो CO2, तो भैया CO2 क्रेब्स चक्र में, CO2 क्रेब्स चक्र में दो जगह या 2 स्थानों से निकलती है, 2 स्थानों से निष्कासित होती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने जगह से, 2 स्थानों से CO2 निकलती है। कहां से?
क्रेब्स चक्र से। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि श्वसन की क्रिया में माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में कुल कितने जगह से CO2 निकलती है, तो 2 जगह से, चाहे वो क्रेब्स चक्र पूछे चाहे वो माइटोकांड्रिया का मैट्रिक्स पूछे, तो 2 जगह से यहाँ हो गया। एक जगह से या एक स्थान से निकली थी लिंक रिएक्शन में, जिसको हम पेरी माइटोकांड्रियल स्पेस में देखे थे। क्लियर है? तो अगर पूछे आपसे कि श्वसन की क्रिया में माइटोकांड्रिया में कुल कितने स्थानों से CO2 के मॉलिक्यूल रिलीज हुए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, तो 3 स्थानों से। 2 स्थान कहाँ से है भैया? 2 क्रेब्स साइकिल से है और एक तीसरा है लिंक रिएक्शन से, जो कि पेरी माइटोकांड्रियल स्पेस में है। चाहे पेरी माइटोकांड्रियल स्पेस के क्या नाम है कार्बन डाइऑक्साइड हो, और चाहे वो क्रेब्स चक्र के हो, यानी कि मैट्रिक्स के हो, दोनों माइटोकांड्रिया के ही तो अंदर आता है। तो जब वो माइटोकांड्रिया की बात करे तो चाहे ऊर्जा पूछे चाहे कार्बन डाइऑक्साइड के अणु पूछे, आपको पेरी माइटोकांड्रियल स्पेस के भी काउंट करने होंगे और क्रेब्स साइकिल के भी काउंट करने होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अब ध्यान से देखना आप लोग। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूं। अब ये कितने के बराबर हो गया भैया? अगर एटीपी में देखा जाए तो यहाँ पे 3 का गुणा कर दीजिए तो बराबर आ जाएगा 18 एटीपी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें भी 2 का गुणा करेंगे तो ये कितने एटीपी के बराबर होगा? टोटल 4 एटीपी, क्योंकि 2 है FeZ2, और इसके बाद ये 2 GTP हैं तो 1 GTP बराबर होता है 1 ATP के। तो यहाँ पे कितने ATP हो जाएंगे? 2 ATP। तो दोस्तों 18 4 22 2 24 ATP। तो टोटल ATP की अगर हम संख्या की बात करें, टोटल ATP तो कितने आ गए? 24 ATP। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्रेब्स चक्र की क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से कुल कितने ATP का निर्माण होता है, तो 24 ATP का निर्माण होता है। कहाँ से? क्रेब्स चक्र से। या तो पूछे कि ग्लूकोज के एक अणु से माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में कुल कितने ATP मिलते हैं, तब भी 24 ATP। क्यों? क्योंकि क्रेब्स चक्र कहाँ पे चल रही है? माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में चल रही है। क्लियर है? अब जरूरी नहीं कि वो ATP के ही पदों में पूछता है। 2 चीज है, FADH2 तो नहीं पूछेगा, या तो ATP पूछ सकता है या तो NADH2 पूछ सकता है। तो अगर आपसे पूछता है कि ग्लूकोज के एक अणु से माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में या फिर क्रेब्स चक्र में कुल कितने NADH2 बनते हैं, तो 6 NADH2 बनते हैं। क्लियर है? यहाँ पे मैंने लिख रखा है और आपकी नोट्स में भी लिखा होगा, मैंने भेजा था आपको। इसके बाद अब ये तो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं ग्लूकोज के पदों में। अब हम बात करेंगे पायरुविक अम्ल के पदों में। क्योंकि ग्लूकोज के एक अणु से 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पायरुविक अम्ल के एक अणु से माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में अथवा क्रेब्स चक्र में कुल कितने ATP बनते हैं, तो एक अणु से पूछा है तो 24 ATP। क्यों? क्योंकि ये 2 अणु का लिखा हुआ है, इसीलिए सारी चीजें मैंने डबल डबल लिख रखी हैं। ये देखिए 2 NADH2 एक बार भी निकल रहा है एक जगह से, तो क्यों 1 ATP का पूछ रहा है तो 12 ATP मिलेंगे। अगर NADH2 पूछ रहा है तो 3 NADH2। किससे? पायरुविक अम्ल के एक अणु से माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में 12 ATP मिलते हैं, या फिर अगर वो NADH2 पूछना चाह रहा है तो केवल 3 NADH2 मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं पूरे माइटोकांड्रिया की। क्योंकि आपने देखा कि पेरी माइटोकांड्रियल स्पेस में, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, पेरी माइटोकांड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकांड्रियल स्पेस में 2 NADH2 बना है, केवल 2 NADH2, जो कि बराबर है 6 ATP के। अब क्वेश्चन पूछेगा, अब वो लिंक रिएक्शन के हो गए क्वेश्चन, क्रेब्स साइकिल के हो गए क्वेश्चन, यानी कि पेरी माइटोकांड्रियल स्पेस का अलग वाला क्वेश्चन हो गया, माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स वाले अलग क्वेश्चन हो गए। अब वो टोटली क्वेश्चन पूछेगा कि माइटोकांड्रिया में कुल कितना पैदा होता है, क्या होता है। तो भाई साहब अगर आपसे पूछे कि ग्लूकोज के एक अणु से माइटोकांड्रिया में कुल कितने ATP मिलते हैं,
तो भैया माइटोकांड्रिया के अंदर मैट्रिक्स भी आता है, तो 24 एटीपी मैट्रिक्स के जोड़ोगे और 6 एटीपी पेरी माइटोकांड्रियल स्पेस के जोड़ोगे, तो 24 6 30 एटीपी ग्लूकोज के एक अणु से माइटोकांड्रिया से प्राप्त होते हैं। अगर बात करें वो कि ग्लूकोज के एक अणु से पूरे माइटोकांड्रिया में कुल कितने NADH2 प्राप्त होते हैं, तो 6 NADH2 पेरी मैट्रिक्स में, कहाँ, माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में, और 2 NADH2 पेरी माइटोकांड्रियल स्पेस में, तो टोटल 8 NADH2 माइटोकांड्रिया से हमें प्राप्त होते हैं। किससे? ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से। अब बात करें पायरुविक अम्ल से, तो पायरुविक अम्ल को क्या करना है, जस्ट आधा कर देना है, इतना तो आप समझदार हैं ही, BSc पास आउट बच्चे हैं। इसके बाद क्या करना है हमें अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा भैया, यहां हो गया पेरी माइटोकांड्रियल स्पेस यानी लिंक रिएक्शन का भी जोड़ दिया मैंने, क्रेब्स चक्र का भी जोड़ दिया। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि यदि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण किया जाए, यदि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण किया जाए तो कुल कितने NADH2 प्राप्त होंगे, तो भाई साहब पूर्ण ऑक्सीकरण की बात किया है तो उसमें ग्लाइकोलिसिस भी आएगा, उसमें लिंक रिएक्शन भी आएगा और उसमें क्रेब्स चक्र भी आएगा। तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का भी मैटर मैंने ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में आपने देखा था कि कितने 2 NADH2 बने थे प्लस 2 ATP बने थे। तो देखो उसने एटीपी की बात नहीं की, उसने केवल NADH2 पूछा है। तो ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कुल कितने NADH2 मिलते हैं, तो 2 NADH2 जो कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के हैं, 6 NADH2 जो कि क्रेब्स चक्र के हैं, तो 6 2 8 हो गए, और 2 NADH2 जो कि लिंक रिएक्शन के हैं यानी कि पेरी माइटोकांड्रियल स्पेस के। तो अगर कुछ स्पेस नहीं पूछ रहा है, वो सीधा ये पूछ रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कुल कितने NADH2 मिल रहे हैं, 10 NADH2 मिल रहे हैं। वो आप देख सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस से 2 NADH2 और 6 NADH2 क्रेब्स साइकिल से और 2 NADH2 लिंक रिएक्शन से। क्लियर है इतना? अब बात करते हैं ATP की। तो अगर ATP की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर पूर्ण ऑक्सीकरण की बात की जाए तो 6 ATP का मतलब ये भी रखता है 6 ATP, तो 6 ATP इसके हो गए 2 NADH2 के, तो यानी कि ग्लाइकोलिसिस के कुल कितने ATP, 8 ATP, और 24 ATP किसके थे, क्रेब्स चक्र के, तो 24 8 32 ATP, और 32 और लिंक रिएक्शन की 6 ATP, तो 32 6 38 ATP। तो क्वेश्चन आपका अगर ATP के पदों में पूछ रहा है तो आपको वहां पे क्या बताना होगा, आप वहां पे बता सकते हैं कि क्या नाम है, ग्लूकोज के एक अणु का यदि पूर्ण ऑक्सीकरण किया जाता है तो हमें 38 ATP प्राप्त होते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है सर, आ गया। इसके बाद अब हम ये ऑक्सी श्वसन आपका खत्म हो रहा है। ऑक्सी श्वसन से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। अब मैं आप लोगों को अनाक्सी श्वसन के बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूं, तो धैर्य रखिएगा, आगे हम बढ़ेंगे। देखिए आपका जो क्लास है व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका समय मैं एक भी ज़्यादा नहीं लूँगा, और जो मैंने आपको पहले से लिखा दिया है बस ये रिवीजन टाइप का है आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन मैंने जो उस नोट्स में लिखे हैं, तो क्यों लिख रखे हैं ऐसे क्वेश्चन, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। क्यों लिख रखा हूँ वो क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आए हैं आपके नोट्स में, तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। तो अगर हम बात करें तो ये तो अनाक्सी श्वसन को ये भी कह सकते हैं कि पायरुविक अम्ल का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपूर्ण अपघटन। ठीक है, तो यहाँ पे अनाक्सी श्वसन लिख लो, चाहे लिख लो पायरुविक अम्ल का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपूर्ण अपघटन, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे अनाक्सी श्वसन। दूसरा वाला है अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन की क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। अनाक्सी श्वसन की पहले तो ये जानेंगे कि इसमें ऑक्सीजन होता नहीं है, तो ये 2 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहला होता है एसिटल्डिहाइड का निर्माण, एसिटल्डिहाइड
का निर्माण। अब दूसरा है हमारा एथिल अल्कोहल का निर्माण। एथिल अल्कोहल का निर्माण। ठीक है भैया। अब इसमें क्या है, अब मैं आपको बता देता हूं, आपके पास नोट्स है। एसिटल्डिहाइड का निर्माण कैसे होता है? तो एसिटल्डिहाइड के निर्माण में क्या होता है भैया कि जब पायरुविक अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल निकाल दिए जाते हैं तो वहां पे पायरुविक अम्ल से एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो कुछ इस प्रकार से ये वाली अभिक्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पे कितना है 2CH3COCOOH। ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हम CO2 को निकाल देंगे, कितना 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2CH3CHO, ये है एसिटल्डिहाइड, और प्लस साथ में क्या निकला 2 CO2। अब देखो इसका नाम है भैया एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे? तो एथिल अल्कोहल के निर्माण में क्या करना है हमें, एथिल अल्कोहल के निर्माण में जब एसिटल्डिहाइड की क्रिया NaDH2 से करवा दी जाती है तो हमारा क्या बन के आता है, एथिल अल्कोहल बन के आ जाता है। तो भाई साहब यहाँ पे 2CH3CHO प्लस 2NaDH2 बराबर C2H5OH प्लस 2NAD प्लस। अब क्या है, ये खराब हो गया ना NaDH2 जो कि हमें ऊर्जा देता है, 6 ATP देता है, लेकिन यहाँ पे माइटोकांड्रिया ही नहीं है। माइटोकांड्रिया होता तो ETS साइकिल चलती और इससे 2 NaDH2 से हमें 6 ATP ऊर्जा मिल जाती। लेकिन इसमें क्या है कि माइटोकांड्रिया नहीं है तो ये हमारे NaDH2 खराब हो गए। अब हमें इसमें पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से 2 ATP का लाभ होता है। और कौन से 2 ATP? जो कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में हमें मिले थे। तो यहाँ से क्या बना, ये हमारा एथिल अल्कोहल का फार्मूला है C2H5OH, ये हमारा एथिल अल्कोहल है। तो अंतिम उत्पाद क्या हुआ, एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ये एथिल अल्कोहल हो गया। तो अनाक्षी श्वसन की क्रिया में का जो अंतिम उत्पाद होता है वो एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अनाक्षी श्वसन की क्रिया में केवल 2 ATP का लाभ होता है जो कि केवल हमें 28 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रोवाइड करवाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, एक होता है फर्मेंटेशन जिसको हम किण्वन बोलते हैं, जिसकी खोज लुईस पास्चर ने की थी। तो फर्मेंटेशन पढ़ेंगे और श्वसन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, बाह्य कारक कौन है, आंतरिक कारक कौन है, इन सभी चीज़ों के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। मैं चाहता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए और जो भी मैंने टॉपिक पढ़ा रखे हैं यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मन से बोर नहीं होइएगा क्लास में, क्योंकि आज मैंने थोड़ा ज़्यादा टॉपिक आपको बता दिया है। तो लिख के भी नहीं बताया है, उसका रीज़न ये है कि आपके पास नोट्स था। फिर भी लगता है कि सर डाउट है, नहीं आप थोड़ा आराम से पढ़िए तो दोबारा मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। बस आपका भला हो। बस जय हिंद, जय भारत।